तो आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिस पर बाजार की खास नजर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरर ओमनीटेक इंजीनियरिंग की। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है ना? क्या ये एक ऐसा मौका है जिसे पकड़ लेना चाहिए, या फिर इसमें कुछ ऐसे जोखिम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? इस पूरे विश्लेषण में हम सिक्के के दोनों पहलू देखेंगे ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं खुद कंपनी से। ओमनीटेक इंजीनियरिंग, इनके सीईओ हैं श्री उदय कुमार अरुण कुमार पारिक, और इनका काम है बहुत ही मुश्किल और हाई क्वालिटी वाले इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाना। मतलब ये लोग अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। अब जरा इनकी प्रोडक्ट रेंज देखिए, ये वाकई कमाल की है। सोचकर देखिए, एक ही कंपनी 3 ग्राम के छोटे से पुर्जे से लेकर 500 किलो से भी ज्यादा भारी कंपोनेंट बना रही है। और ये सिर्फ कोई आम पार्ट्स नहीं है, ये तो एनर्जी, एरोस्पेस जैसे क्रिटिकल इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी हैं। इससे इनकी टेक्निकल काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं विश्लेषण के पहले हिस्से पर, यानी वो कौन सी बातें हैं जो ओमनीटेक को एक मजबूत और आकर्षक इन्वेस्टमेंट बनाती हैं। क्या है इसका बुल केस? 24 देश। सोचिए, ये नंबर ही कंपनी के ग्लोबल एम्बिशंस को दिखाता है। ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है, और वो भी अमेरिका और जर्मनी जैसे दुनिया के सबसे मुश्किल मार्केट्स में। वहां अपनी जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े ग्राहक इनसे सामान क्यों खरीदते हैं? जवाब एक ही शब्द में है, क्वालिटी। देखिए, कंपनी के पास एरोस्पेस और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स के लिए कड़े सर्टिफिकेशंस हैं। और तो और इनके पास 383 सीएनसी मशीनें हैं जिनसे ये 5 माइक्रोन तक की, मतलब बाल से भी पतली प्रिसिजन हासिल कर सकते हैं। ये सच में बहुत प्रभावशाली है। देखिए, किसी भी बिजनेस का असली टेस्ट क्या होता है? यही कि ग्राहक बार बार वापस आए, और ओमनीटेक यहाँ पर भी खरा उतरता है। इनके जो टॉप 20 क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इनका रिश्ता औसतन लगभग 4 साल पुराना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि क्लाइंट्स को इनके काम पर कितना गहरा भरोसा है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सीधे आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर। तो ये है नंबर्स। प्राइस रेंज रखी गई है 216 रुपए से 227 रुपए प्रति शेयर। इशू का साइज है करीब 583 करोड़ रुपए। एक लॉट में 66 शेयर्स होंगे, जिसका मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 14,256 रुपए का बैठेगा। लेकिन रुकिए, कहानी का एक ही पहलू देखना तो अधूरा विश्लेषण होगा, है ना? अब हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब वो क्या रिस्क्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये जो चार्ट है, ये एक बहुत बड़ी रिस्क की तरफ इशारा करता है। देखिए, कंपनी का लगभग 30% रेवेन्यू सिर्फ 3 कस्टमर से आता है। अब सोचिए, अगर इनमें से एक भी बड़ा क्लाइंट चला गया तो कंपनी के बिजनेस पर कितना सीधा और कितना बड़ा असर पड़ेगा। और ये कस्टमर वाली बात अकेली नहीं है, कुछ ऐसा ही हाल सेक्टर्स का भी है। कंपनी की आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ एनर्जी सेक्टर से आती है। अब अगर तेल, गैस या विंड एनर्जी सेक्टर में कोई स्लोडाउन आया तो ओमनीटेक का आधा रेवेन्यू सीधे सीधे खतरे में आ जाएगा। ये एक और बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही एक चिंताजनक बात भी है। कंपनी का रेवेन्यू तो आता है पूरी दुनिया से, लेकिन इनके सारे के सारे 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ही जगह पर है, राजकोट, गुजरात में। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल रिस्क है। सोचिए, कोई लोकल प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए बाढ़ आ गई या टैरिफ बदल गए, तो पूरा का पूरा ऑपरेशन एक झटके में ठप पड़ सकता है। अब एक और ट्रेंड पर नजर डालते हैं जो थोड़ा चिंताजनक है। ये चार्ट दिखा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो कंपनी को अपने कस्टमर से लेना है, और ये रकम बहुत तेजी से बढ़ी है। मतलब कंपनी का पैसा मार्केट में फंस रहा है, और जब पैसा फंसता है तो बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और जो बात हम पिछली स्लाइड में कर रहे थे, उसका सीधा असर देखिए यहाँ। वित्त वर्ष 25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, -68.98 करोड़। इसका मतलब सीधा सा है, बिजनेस को चलाने में जितना पैसा आ रहा था उससे कहीं ज्यादा पैसा बाहर जा रहा था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? हमने कंपनी की मजबूतियां देखी, उसकी ग्लोबल पहुंच, उसकी क्वालिटी, और हमने उसकी कमजोरियां भी देखी, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और कैश फ्लो की दिक्कतें। अब वक्त है इन दोनों को तराजू पर रखकर तौलने का। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या कंपनी की ग्लोबल प्रिसिजन और क्वालिटी उसके कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क पर भारी पड़ेगी? मतलब एक तरफ है बेहतरीन इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ है कुछ ही ग्राहकों, एक ही सेक्टर और एक ही लोकेशन पर निर्भरता। इस सवाल का जवाब और निवेश का फैसला हर किसी को अपने विश्लेषण के आधार पर खुद ही करना होगा।